हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 19 सितंबर है, थर्सडे है और कल फ्राइडे है। वीक का आखिरी दिन होगा ट्रेडिंग का। कल रात को यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है। उम्मीद ये थी कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का कट किया, ये मानते हुए कि इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल और 50 बेसिस पॉइंट का कट होने से यूएस में कोई रिसेशन नहीं आएगा, ये उनका मानना है। आपने पास्ट में भी देखा होगा कि फेड के स्टेटमेंट्स हर मीटिंग में बदलते हैं, तो फेड के किसी भी स्टेटमेंट पे मैं तो भरोसा करता नहीं है। ये बात ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोगों से, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से इन लोगों ने पढ़ाई की है, यूएस फेड के वो चेयरमैन है या जो भी है, तो डेफिनेटली हमसे तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे। पर पास्ट में हमने ये देखा है कि वो कभी भी अपने स्टेटमेंट पे अड़िग रहते नहीं हैं और स्टेटमेंट उनका चेंज होता रहता है। आज वो बोलते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट से कोई रिसेशन ट्रिगर नहीं होगा और हमें रिसेशन नहीं लग रहा है, इसलिए हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हैं। अगली मीटिंग में हो सकता है उनका जवाब बदल जाए। मैं उन पर भरोसा नहीं करता पर्सनली। तो मेरा ये मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट आज के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। निफ्टी हो सकता है आज 25,490 क्रॉस करके 25 या 500 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे। आज इसकी संभावना लगती है क्योंकि सब तरफ से सेंटिमेंट्स आज पॉजिटिव है। नीचे का लेवल अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से 25,290 से 25,355 तक हो सकता है मैक्सिमम। 25,290 के नीचे आज निफ्टी नहीं जाएगा, वो पक्की बात है। मुझे नहीं पता कि आज वो नीचे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आज सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, लेकिन हम रेंज जरूर लेके चलते हैं कि निफ्टी कभी एक तरफ तो ट्रेड नहीं करेगा, ऊपर नीचे तो जरूर होगा। तो अगर वो नीचे कभी भी आता तो 25,290 पे डेफिनेटली बाय करके जाइए, वो बड़ा पैसा बनाएगा। और 25,490 के ऊपर आज अगर ये क्लोज देता, इन शॉर्ट 25,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता तो आज भी हम बाय करके जाएंगे। मैंने कल भी बोला था कि अगर 25,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता तो हम बाय करके जाएंगे, लेकिन 25,500 के ऊपर उसने क्लोज नहीं दिया। ठीक है, ये किसी को भी पता नहीं था कि 50 बेसिस पॉइंट आएगा तो 25 बेसिस पॉइंट आएगा। 50 बेसिस पॉइंट आने से आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करनी चाहिए आज निफ्टी को। कल आईटी को बिना मतलब से गिराया, वो एक्सेंचुअर का एक रिपोर्ट आया उसकी वजह से गिरा दिया। हम बार बार एक्सेंचुअर की वजह से शेयर बाजार में आईटी सेक्टर्स को गिरा देते हैं। इंडियन आईटी सेक्टर एक्सेंचुअर से एक्चुअली बेटर परफॉर्म करेगा। और इन्फोसिस जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव कंपनी है, उन्होंने भी पिछले रिजल्ट से डिक्लेयर किए थे तो अपने गाइडेंस बढ़ाए थे, लोअर साइड से भी और अपर साइड से भी रेंज उन्होंने बढ़ाया था। तो इन्फोसिस जैसी कंपनी अगर अपने टारगेट बढ़ाते हैं तो हमको उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अमेरिका वाले कभी भी कुछ भी बोलते हैं, मुझे अमेरिका वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमेरिका वालों से मुझे इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा है। एटलीस्ट अब जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं और हमें मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स डेफिनेटली उनसे ज़्यादा आती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं इंडियंस को अमेरिका वालों से ज़्यादा होशियार समझता हूँ जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है और मैथमेटिक्स की बात है। तो आईटी सेक्टर आज आउट परफॉर्म करनी चाहिए। कल शायद CLSA ने बजाज ऑटो पे 7,000 का टारगेट दिया था और आज HSBC ने 14,000 का टारगेट दिया है। तो दोनों में से एक तो बेवकूफ़ है, एक तो पक्का बेवकूफ़ है। और मुझे यहाँ पे CLSA ही बेवकूफ़ लग रहा है, HSBC बेवकूफ़ नहीं लग रहा है। बजाज ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर ऑटो सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी है, सबको आउट परफॉर्म करेगी। जिस तरीके से बजाज ऑटो ने प्रोग्रेस की है, नीचे से ऊपर आए, पल्सर के साथ जो उन्होंने शुरुआत की, कहीं से भी वो रुकने के नाम ले रहे हैं। फोर व्हीलर सेक्टर में फिर भी मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, सेल्स नीचे आ रही है, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट में कहीं से भी सेल्स नीचे नहीं आ रही है। और अगर कहीं से भी कोई चीज़ में थोड़ा सा सेल्स नीचे आता तो वो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लाके उसको सब्सिडाइज कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो उसका जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो बजाज ऑटो पे नज़र रखिए। इरेडा 4,500 करोड़ रुपए का पैसा जुटाने जा रहा है, तो उसका QIP लाएगा या जिस तरीके से भी लाएगा तो इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे और इरेडा वापस चल सकता है और पुराने हाइस को टच कर सकता है।
अनिल अंबानी ग्रुप पे आप नज़र रखिए, अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदिए। अनिल अंबानी ग्रुप रिवाइवल मोड में है और वो आने वाले समय में मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। रिलायंस पावर का 23 सितंबर को पैसा जुटाने पे बोर्ड बैठक है। ये अपने आप में पिछले, मेरे को ऐसा लगता है 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर रिलायंस पावर जैसी कंपनी पैसा जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग कर रही है तो रिलायंस पावर में काफ़ी पावर दिखाई देता है। रिलायंस इंफ्रा में कल 20% का सर्किट लगा था। एक ज़माने की बात है, 2007 और 2008 में ये मार्केट के डार्लिंग्स थे। रिलायंस ग्रुप में अनिल अंबानी ग्रुप के जो भी स्टॉक्स थे मार्केट डार्लिंग थे। फिर बाद में क्या हुआ, जो भी हुआ वो बहुत ही सैड स्टोरी है और वो सब बॉटम पे आ गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अनिल अंबानी के जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, कंपनी को धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर ला रहे हैं। तो अनिल अंबानी ग्रुप आने वाले समय में एक सितारा बन के चमक सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और इसके अलावा तो फ़िलहाल मुझे कुछ खास आज दिखाई नहीं देता है। जोमेटो आज चल सकता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी कहीं से भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो 14,990 एक बार दिखाई देता है। 15,000 का रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है वहाँ से शायद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो वो ले लीजिए। एल्केम लैब आज बाउंस करना चाहिए। एल्केम लैब ऊपर से 400 रुपये करीब 300 रुपया गिर गया है, तो एल्केम लैब में कहीं से मुझे कॉर्पोरेट न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, शायद इस वजह से इसके शेयर्स को जानबूझ के गिराया गया है। अदरवाइज ऐसा कोई गिरने का 300-400 रुपये गिरने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन एल्केम लैब 6,090, एल्केम लैब को 6,000 से 6,090 के बीच में जरूर खरीदना चाहिए। एल्केम लैब 7,000 रुपये का टारगेट है। भारतीय एयरटेल भी बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय एयरटेल को भी खरीदना चाहिए। आने वाले 2-3 सालों में 2,500 रुपये निकालेगा। CDSL ने कल 1500 के ऊपर क्लोज किया है। जस्ट ओपनिंग में CDSL को खरीद लीजिए, 1545 का टारगेट आ जाएगा। BSE ने कल 400-450 रुपये चला है, BSE आप खरीद सकते हैं। और ग्रे मार्केट में 6,800 में NSE चल रहा है, तो NSE आप खरीद सकते हैं। NSE का टारगेट जिस दिन भी लिस्ट होगा 10,000 पे लिस्ट होगा। तो ये सब मेरे आज के स्टॉक्स हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और कल मुझे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले, करीब 37 और 7 44 सब्सक्राइबर कल अगले लास्ट 24 घंटे में ऐड हुए। इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर मेरे साथ बने हुए हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। कल इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है, शायद मैं और भी बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ वेरी नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।